डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर जय प्रक्रम। तो भारतीय भवन में ये पहले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर को हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि आप भी इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स बनाना होगा तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप इसके नोट्स को भी बना सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको समझ में आए और आप चाहते हैं कि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा इस वीडियो को और अपने उन सभी दोस्तों को जो आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, उनको ये शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पढ़ाई के। इसमें हम लोग जय प्रक्रम के पढ़ने से पहले कुछ बातें को जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग को पहले समझना पड़ेगा सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है? पहले हम लोग समझते हैं सजीव, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो सजीव उन वस्तुओं को कहा जाता है जो जीवित होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सभी जीवित वस्तु अब सजीव कहलाते हैं। अब बात आता है सजीव होता कौन है, जीवित होता कौन है? तो बेसिकली देखा जाए तो जीवित आपको पेड़-पौधे या जंतु भी देखने को ही मिलेंगे। पेड़-पौधे में सभी पेड़-पौधे के आने वाले सभी पेड़-पौधे आ गए और जीव-जंतु के अंतर्गत सभी छोटे कीड़ा-मकोड़ा से लेकर के बड़े मनुष्य जानवर तक सभी आपके जीव-जंतु के अंतर्गत आ गए। और ये यही दोनों जीवित होते हैं और इनको ही सजीव के कैटेगरी में रखा जाता है। अब सजीव होने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ लक्षण होंगे। जो सजीव होंगे, उनमें कुछ क्रियाएँ होती हैं। जैसे उनमें गति होगी, उनमें प्रचलन होगा, उनमें पोषण होगी, उनमें वृद्धि होगा, उसमें श्वसन की क्रिया होगी, उत्सर्जन होगा, प्रजनन की क्रियाएँ होंगी एवं जो सजीव होंगे, वो नष्ट भी होंगे यानी उनका मृत्यु भी होगा। ये सभी गुण आपके सजीव के होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सारी क्रियाएँ ये सारी क्रियाएँ जिन भी वस्तुओं में होंगी, वो सजीव के अंतर्गत आने वाली हैं। अब आता है निर्जीव का, तो निर्जीव क्या? तो जितनी भी क्रियाएँ हमने आपको सजीव के बारे में बताया, उनमें से कोई भी क्रिया ये निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती। मतलब जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते, उन्हें निर्जीव कहते हैं। हम कह सकते हैं, नहीं निर्जीव में गति होती है, नहीं प्रचलन, न पोषण, न वृद्धि, न श्वसन, न उत्सर्जन, न प्रजनन, नहीं मृत्यु। इस प्रकार सजीव में होने वाली क्रियाएँ निर्जीव में नहीं होती है। तो वैसी क्रियाएँ जिनमें वो सारी क्रिया ना होगा, वो सारी क्रियाएँ कौन? जो सजीव में होता है, उसे ही हम लोग निर्जीव कहते हैं। जैसे आपको पता है कि पौधे में वृद्धि होती है ना? पौधे में पोषण होती है, श्वसन होती है, तो उसको हम लोग सजीव में रखेंगे। उसी प्रकार निर्जीव का आप कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बेंच ले लीजिए, टेबल ले लीजिए। आप इसी प्रकार पुस्तक ले सकते हैं, यानी बुक ले सकते हैं और भी ढेर सारा एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। आप उनको देखिएगा तो उनमें इन इनमें से कोई भी क्रिया नहीं हो रही होती है। तो वो सारी वस्तुओं को जिनमें सजीव में होने वाली क्रिया नहीं होती, उन्हीं को हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सजीव और निर्जीव के बारे में समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से अब सजीव और निर्जीव के बारे में जान पाएँगे। यदि आप अब सजीव निर्जीव के बारे में जान गए होंगे, तो फिर हम आगे अपने चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है जय प्रक्रम, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जो जय प्रक्रम की प्रक्रिया होगी, ये केवल और केवल सजीव वस्तुओं में ही होंगी। ये हमने आपको इसलिए सजीव और निर्जीव के बारे में बताने का प्रयास किया कि जय प्रक्रम केवल और केवल सजीव में ही होने होती है, निर्जीव में ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो अब बात आता है कि जय प्रक्रम क्या होता है? जय प्रक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। तो जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जय प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। अब बात आया कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनमें उनको जीवित रहने के लिए उनमें निरंतर प्रक्रियाएं होती रहती हैं। अगर उनमें से कोई भी प्रक्रिया अगर बंद कर दिया जाए या रुक जाता है, तो वो जीवधारी का जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है, पोषण की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो ये सभी क्रियाएँ जीवों में हो रही होती है और इनमें से एक क्रियाएँ कोई भी रुकेगा तो जीव या फिर उस जीव के जीवन का समाप्त होना तय है। तो हम आम भाषा में यह कह सकते हैं
कि एक जीव को, है ना? एक जीव को जीने के लिए उनके जीवन में जितने भी क्रियाएँ होती हैं, बायोलॉजिकल जितने भी उनके अंदर प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। यानी कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सब उनके जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। इसी को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। आप खुद सोच करके देखिए, अगर एक जीवित प्राणी, एक जीवित जीव-जंतु, पेड़-पौधे में अगर श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है, तो जीवित नहीं रह पाएगा। अगर पोषण नहीं होता है, तो भी जीवित नहीं रह पाएगा। उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, उत्सर्जन क्या? तो जैसे जो भी भोजन ग्रहण होता है, ग्रहण करने के बाद पाचन की क्रिया होती है और जो भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। अगर उत्सर्जन भी नहीं होता है, तो उससे भी जीवित नहीं रह सकता है प्राणी। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य तो नहीं कहेंगे, जीवित प्राणी कह सकते हैं कि जीवित प्राणी के शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं जिनकी वजह से वो जीवित रह रहे हैं, उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये सभी क्रियाएँ होना अनिवार्य है। बस एक बात को ध्यान रखना है कि प्रजनन मुख्य नहीं है। जैव प्रक्रम के लिए प्रजनन का होना मुख्य नहीं है। प्रजनन का काम केवल और केवल क्या करना है? तो प्रजनन का काम केवल संख्याओं में वृद्धि करना है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रजनन का कार्य नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगी, तो जीवन समाप्त हो जाएगा किसी भी जीव का। नहीं, प्रजनन को छोड़ कर के सारी क्रियाओं का होना आवश्यक है। तो एक हम लोग परिभाषा के तौर पर जैव प्रक्रम को कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब कि जीवों के अनुरक्षण का कार्य ही जैव प्रक्रम कहलाती है। अनुरक्षण का मतलब कि मनुष्य या फिर कोई भी जीव-जंतु, जीवित प्राणी, पेड़-पौधे, जिनके वजह से अपने जीवों का अनुरक्षण करते हैं, वही जय प्रक्रम कहलाता है। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं, उसे ही जय प्रक्रम कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग को जय प्रक्रम भी समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि जय प्रक्रम में कई सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे कि जय प्रक्रम पोषण जय प्रक्रम के अंतर्गत आता है। पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण, समन्वय, ये सब आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली क्रियाएँ हैं। यानी किसी भी जीवित प्राणी में अगर प्रक्रियाएँ हो रही हैं, इसी सारे प्रक्रिया को मिला कर के हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि जैव प्रक्रम यानी कि जीवों के अनुरक्षण के लिए कुछ क्रियाएँ का होना आवश्यक। अगर वो क्रियाएँ जीवों के शरीर में नहीं होती है, तो जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे कि यदि पोषण की प्रक्रिया, सबसे पहला पोषण के अंतर्गत हम रख सकते हैं। कि अगर अगर किसी भी सजीव में अगर पोषण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो उनका जीवन समाप्त हो जाता है। यानी उनके जीवन के अनुरक्षण के लिए क्रियाएँ का होना आवश्यक है, जिनमें से प्रथम पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि और उत्सर्जन। थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया भी था कि ये सारी क्रियाएँ जीवों के अनुरक्षण के लिए होना अनिवार्य है। इनमें से किसी भी क्रिया का अगर रुकना, पोषण रुक जाता है, श्वसन रुक जाता है, परिवहन उत्सर्जन या वृद्धि कह सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक प्रक्रिया रुक जाता है, तो कहीं न कहीं उस सजीव का जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए ये सारी क्रियाओं का होना आवश्यक है। प्रजनन भी आता है, लेकिन हमने आपको बताया कि अनुरक्षण के लिए प्रजनन का होना आवश्यक नहीं है। सजीव में प्रजनन की क्रिया होती है, लेकिन प्रजनन केवल और केवल संख्याओं की वृद्धि के लिए है, पॉपुलेशन के लिए होता है। किसी भी प्राणी का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाए, किसी भी पेड़-पौधे का, किसी भी जीव-जंतु का इस धरती से अस्तित्व खत्म ना हो, इसके लिए प्रजनन भी आवश्यक होता है। लेकिन जीवन के अनुरक्षण के लिए ये सारी क्रियाएँ उन जीवों में होना अनिवार्य है। अब हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे। पोषण सबसे पहले कि पोषण होता क्या है? पोषण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जीवों के अनुरक्षण के लिए कुछ क्रियाएँ होना आवश्यक है जीवों के शरीर में। उनमें से सबसे पहला हम लोग बात करेंगे पोषण के बारे में। अभी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पोषण होता क्या है? चलिए, पहले पोषण की बात करते हैं हम लोग। तो पोषण का डेफिनिशन कुछ इस प्रकार से है, जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं और भोजन के अंतर्ग्रहण की ही प्रक्रिया को पोषण कहलाती है। यानी कि
अब हम आपको आम भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि एक सजीव को, अब एग्ज़ाम्पल के लिए मनुष्य का ही लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि एक मनुष्य के जीवन को चलने के लिए उनके शरीर को बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है। बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, ये सारी चीज़ की आवश्यकता होती है। और आपको पता है सारी चीज़ों का पूर्ति हमें भोजन से ही होता है। यानी जब हम भोजन करते हैं, उस भोजन से हमारे शरीर के सारी चीज़ों का पूर्ति होता है। लेकिन कब? केवल भोजन करने से ही नहीं, लेकिन भोजन करने के बाद, उस भोजन के पच जाने के बाद ये शरीर या जो भी मिनरल्स है हमारे शरीर को, हमारे कोशिकाओं को मिलता है। तो हमारे भोजन करने से लेकर के उनके अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब हम कह सकते हैं कि भोजन करने से लेकर के उनके पाचन से और उसके साथ ही इनके अंदर जो भी वसा, विटामिन्स एवं खनिज और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो हमारे कोशिकाओं को प्राप्त हो जाने तक की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि केवल भोजन करना ही पोषण कहलाता है। नहीं, पोषण का मतलब हुआ कि भोजन किए गए भोजन का पाचन हो करके उनके अंदर का जो भी प्रोटीन, वसा, विटामिन्स है, हमारे कोशिकाओं को प्राप्त हो जाए। इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। अब बात आता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होगी? आखिर पोषण की आवश्यकता क्यों है? तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे कोशिका को ऊर्जा चाहिए होता है। हमारे कोशिका को ऊर्जा मिलेगा तो हमारा शरीर कार्य कर पाएगा। अगर कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वो कार्य नहीं करेगा। कोशिका को ऊर्जा किस लिए चाहिए होता है? ताकि वो किसी कार्य को करे, है ना? ऊर्जा इसलिए भी चाहिए होता है कि ताकि टूटे-फूटे कोशिकाओं का मरम्मत भी हो सके, नए कोशिकाओं का निर्माण भी हो सके। ये सारी क्रियाओं के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा की प्राप्ति हमें भोजन से ही मिलेगा और भोजन के बाद पोषण की प्रक्रिया होने के बाद हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की प्राप्ति हेतु हमें पोषण की आवश्यकताएँ होती हैं। यानी कि अगर किसी भी सजीव के शरीर में पोषण की प्रक्रिया नहीं होगा, तो उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगा। ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, तो किसी प्रकार के कार्य नहीं कर पाएँगे, है ना? उनकी कोशिकाएँ कार्य नहीं कर पाएँगी, है ना? उनकी कोशिकाओं का मरम्मत नहीं हो पाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्ति हेतु, नए कोशिकाओं का निर्माण हेतु, कोशिकाओं की मरम्मत हेतु, ये सारी कार्य के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग समझ गए कि भाई किसी भी सजीव को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। यानी कि पोषण की आवश्यकता जब होगी, तो आप बात करेंगे कि वे लोग अपना भोजन प्राप्त कैसे करते हैं, क्योंकि पोषण तभी होगा जब हम भोजन की प्राप्ति करेंगे। बिना भोजन का तो पोषण की प्रक्रिया पॉसिबल है नहीं। तो सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करें। तो हम लोग जानेंगे कि जितने भी सजीव हैं, सभी अपना भोजन एक ही प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं। सभी सजीवों का भोजन प्राप्त करने का तरीका अलग-अलग है। मतलब अलग-अलग विधियों द्वारा अलग-अलग सजीव अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। अब उनके भोजन प्राप्त करने की विधियों के द्वारा उनको समूहीकृत किया गया है। समूहीकृत का मतलब एक को आपको स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया है, एक नहीं सॉरी कुछ जीव-जंतु को, सजीवों को स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया है, कुछ को विषमपोषी के अंतर्गत रखा गया है और कुछ को स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखा गया। पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी के अंतर्गत किन सजीवों को रखा गया है, किन जीवों को रखा गया है? तो वे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक स्रोत जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके खाद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु, वे क्या करते हैं कि अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये सब ग्रहण करके आप क्या करते हो, वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं और
ऐसे ही हम लोग स्वपोषी कहते हैं और स्वपोषी में आपको आते हैं हरे पौधे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्वपोषी तक समझे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएँगे और वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको इस क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूँ और आपको अच्छे-अच्छे कंटेंट मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाएँ घर बैठ के भी, या आप चाहें रिवीज़न भी कर रहे हैं, तो रिवीज़न के तौर पे भी आप इस वीडियो को उपयोग कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं रखूँगा और आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, अगर आप यदि चाहते हैं कि मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊँ, पार्ट 2 इसका लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। चलिए धन्यवाद आज की क्लास के लिए।